नमस्कार बच्चों, आज हम छठी कक्षा हिंदी का दूसरा पाठ जो कि पढ़ने के लिए है पुष्प के विलासा, उसे अभी हम रीडिंग करेंगे। चाह नहीं मैं सुरवाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिन प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सब पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। मुझे तोड़ देना वनमाली उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। इसके लेखक है माखनलाल चतुर्वेदी। नमस्कार बच्चों, आज हम छठी कक्षा हिंदी का पाठ 2 जो कि एक कहानी है और कहानी का शीर्षक है गोल, उसे हम रीडिंग करेंगे। और उसे रीडिंग करना ज़रूरी है क्योंकि रीडिंग करने से चैप्टर से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। सिर्फ क्वेश्चन आंसर करने से आप पूरी कहानी को अगर समझेंगे नहीं तो आप अगर चैप्टर से क्वेश्चन बनेंगे तो आप उसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए चैप्टर को रीडिंग करें, सुने और फिर इसका राइटिंग भी करें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चैप्टर को ध्यान से सुने, पढ़ें और उसका फिर राइटिंग भी। तो हम चैप्टर का रीडिंग शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है गोल। इस पाठ का नाम पढ़कर आपके मन में कुछ गोल वस्तुओं का नाम या चित्र उभरे होंगे। गोल गेंद, गोल रोटी, गोल चंदा मामा। लेकिन यह पाठ एक विशेष प्रकार के गोल और उसे करने वाले के बारे में है। यह पाठ एक प्रसिद्ध खिलाड़ी के संस्मरण का एक अंश है। आइए इसे पढ़ते हैं और जानते हैं कि कौन थे वे प्रसिद्ध खिलाड़ी। खेल के मैदान में धक्का मुक्की और नोक झोंक की घटनाएं होती रहती हैं। खेल में तो यह सब चलता ही है। जिन दिनों हम खेला करते थे उन दिनों भी यह सब चलता था। सन 1933 की बात है। उन दिनों में मैं पंजाब रेजिमेंट के ओर से खेला करता था। एक दिन पंजाब रेजिमेंट और सैंसफर्ड एंड माइनर्स टीम के बीच मुकाबला हो रहा था। माइनर्स टीम के खिलाड़ी मुझसे गेंद छीनने की कोशिश करते, लेकिन उनकी हर कोशिश बेकार जाती। इतने में एक खिलाड़ी ने गुस्से में आकर हॉकी स्टिक मेरे सिर पर दे मारी। मुझे मैदान से बाहर ले जाया गया। थोड़ी देर बाद मैं पट्टी बांधकर फिर मैदान में आ पहुंचा। आते ही मैंने उस खिलाड़ी की पीठ पर हाथ रखकर कहा, तुम चिंता मत करो, इसका बदला मैं ज़रूर लूँगा। मेरे इतना कहते ही वह खिलाड़ी घबरा गया। अब हर समय मुझे ही देखता रहता कि मैं कब उसके सिर पर हॉकी स्टिक मारने वाला हूँ। मैंने एक के बाद एक झट 6 गोल कर दिए। खेल खत्म होने के बाद मैंने फिर उस खिलाड़ी की पीठ थपथपाई और कहा, दोस्त, खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं। मैंने तो अपना बदला ले ही लिया है। अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मारते तो शायद मैं तुम्हें 2 ही गोल से हराता। वह खिलाड़ी सचमुच बहुत बड़ा शर्मिंदा हुआ। तो देखा आपने मेरा बदला लेने का ढंग। सच मानो, बुरा काम करने वाला आदमी हर समय इस बात से डरता रहता है कि उसके साथ भी बुराई की जाएगी। आज मैं जहाँ भी जाता हूँ, बच्चे व बूढ़े मुझे घेर लेते हैं और मुझसे मेरी सफलता का राज जानना चाहते हैं। मेरे पास सफलता का कोई गुरु मंत्र तो नहीं है। हर किसी से यही कहता कि लगन, साधना और खेल भावना ही सफलता के सबसे बड़े मंत्र हैं। मेरा जन्म सन 1904 में प्रयाग में एक साधारण परिवार में हुआ। बाद में हम झांसी आकर बस गए। 16 साल की उम्र में मैं फास्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में एक साधारण सिपाही के रूप में भर्ती हो गया। मेरी रेजिमेंट का हॉकी खेल में काफ़ी नाम था, पर खेल में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी। उस समय हमारी रेजिमेंट के सूबेदार मेजर तिवारी थे। वे बार बार मुझे हॉकी खेलने के लिए कहते। हमारी छावनी में हॉकी खेलने का कोई निश्चित समय नहीं था। सैनिक जब चाहते मैदान में पहुंच जाते और अभ्यास शुरू कर देते। उस समय तक मैं एक नौसिखिया खिलाड़ी था। जैसे जैसे मेरे खेल में निखार आता गया, वैसे वैसे मुझे तरक्की भी मिलती गई। सन
1936 में बर्लिन ओलंपिक में मुझे कप्तान बनाया गया। उस समय मैं सेना में लॉन्स नायक था। बर्लिन ओलंपिक में लोग मेरे हॉकी खेलने के ढंग से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने मुझे हॉकी का जादूगर कहना शुरू कर दिया। इसका मतलब यह नहीं कि सारे गोल मैं ही करता था। मेरी तो हमेशा यह कोशिश रहती थी कि मैं गेंद को गोल के पास ले जाकर अपने किसी साथी खिलाड़ी को दे दूं, ताकि उसे गोल करने का श्रेय मिल जाए। अपने इसी खेल भावना के कारण मैंने दुनिया के खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया। बर्लिन ओलंपिक में हमें स्वर्ण पदक मिला। खेलते समय मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखता था कि हार या जीत मेरी नहीं बल्कि पूरे देश की है। मेजर ध्यानचंद। धन्यवाद। तो देख लेते हैं लेखक से परिचय। यदि कोई खिलाड़ी अपनी आत्मकथा का नाम गोल रखे तो इस नाम को पढ़कर इतना तो तुरंत समझ में आ जाता है कि उसे खेल से कितना प्यार रहा होगा। जी हाँ, वे अमर खिलाड़ी हैं, हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद। इतने महान कि भारत उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाता है, जिससे लाखों भारतवासी उनके जीवन से प्रेरणा ले सकें। इतने महान खिलाड़ी कि भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार खेल रत्न उनके नाम पर ही दिया जाता है। 1905 से 1979 तक मेजर ध्यानचंद की यहाँ पे एक फ़ोटो दी गई है, जिसे आप देख सकते हैं। अब हम कर लेते हैं पाठ से, मेरी समझ से। नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने तारा बनाइए। दोस्त, खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं, मैंने तो अपना बदला ले ही लिया है। अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मारते तो शायद मैं तुम्हें 2 ही गोल से हराता। मेजर ध्यानचंद की इस बात से उनके बारे में क्या पता चलता है कि वो अत्यंत क्रोधित थे, वो अच्छे ढंग से बदला लेते थे। उन्हें हॉकी से मारने पे वे अधिक गोल करते थे। वे जानते थे कि खेल को सही भावना से खेलना चाहिए। तो सही आंसर यही है कि वो जानते थे कि खेल को सही भावना से ही खेलना चाहिए। लोगों ने मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहना क्यों शुरू कर दिया? उनके हॉकी खेलने की विशेष कौशल के कारण। तो सही जवाब यही है कि उनके हॉकी खेलने के विशेष कौशल के कारण लोगों ने उन्हें हॉकी का जादूगर कहना शुरू कर दिया। मिलकर करें मिलान। पाठ में से चुनकर कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और इन्हें इनके सही अर्थ और संदर्भ से मिलाइए। इसके लिए आप शब्दकोश, इंटरनेट या अपने शिक्षक की सहायता ले सकते हैं। यहाँ है शब्द और यहाँ है अर्थ या संदर्भ। लॉन्स नायक भारतीय सेना का एक पद या रैंक है। बर्लिन ओलंपिक वर्ष 1936 में जर्मनी के बर्लिन शहर में आयोजित किया गया ओलंपिक खेल प्रतियोगिता, जिसमें 49 देशों ने भाग लिया। पंजाब रेजिमेंट स्वतंत्रता से पहले अंग्रेजों की भारतीय सेना का एक दल। सैंसपर्स एंड माइनर्स टीम अंग्रेजों के समय का एक हॉकी दल। सूबेदार स्वतंत्रता से पहले सूबेदार भारतीय सैन्य अधिकारियों का सबसे बड़ा पद था। छावनी सैनिकों का रहने का क्षेत्र। तो मैंने इसे यहाँ पे मिला दिया है और समझा भी दिया है, तो इसे आप अपनी उत्तर पुस्तिका में कर लें। पंक्तियों पर चर्चा। पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियाँ नीचे दी गई है, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया? अपने विचार कक्षा में अपने समूह में साझा कीजिए और अपने लेखक पुस्तिका में भी लिखिए। बुरा काम करने वाला आदमी हर समय इस बात से डरता है कि उसके साथ भी बुराई की जाएगी। तो इसका उत्तर हो, जैसा कि एक खिलाड़ी ने गुस्से में आकर हॉकी स्टिक मेजर ध्यानचंद के सिर पर दे मारी। थोड़ी देर बाद ध्यानचंद पट्टी बांधकर
मैदान में आ पहुंचे। आते ही उस खिलाड़ी की पीठ पर हाथ रखकर कहा, तुम चिंता मत करो, इसका बदला मैं जरूर लूंगा। इतना कहते ही वह खिलाड़ी घबरा गया। अब हर समय ध्यानचंद को ही देखता रहता कि कब वे उसके सिर पर हॉकी स्टिक मारने वाले हैं। ध्यानचंद ने एक के बाद एक कई गोल झटपट कई गोल कर दिए। तो इससे आपको पता चलता है कि जो बुरा काम करता है वो हमेशा उसके दिल में लगा रहता है कि उसके साथ भी बुराई की जाएगी। जैसे उस खिलाड़ी के मन में बैठ गया कि शायद ध्यानचंद उसे भी हॉकी स्टिक से मारने वाले हैं, मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो बुरा काम करने वाले हमेशा इस बात से डरते हैं कि उनके साथ भी बुराई की जाएगी। इसका मतलब यही है। मेरी तो हमेशा यह कोशिश रहती है कि मैं गेंद को गोल के पास ले जाकर अपने किसी साथी खिलाड़ी को दे दूं ताकि उसे गोल करने का श्रेय मिल जाए। अपनी इसी खेल भावना के कारण मैंने दुनिया के खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया। तो मेजर ध्यानचंद के सबसे पहले उन्होंने यही लिखा है कि वो देश को अपने लिए नहीं वो खेलते थे, बल्कि हमेशा अपने देश को पहले रखते थे। उनकी हार या जीत से पहले उनके देश की हार या जीत होगी। यही बात मेजर ध्यानचंद को और खिलाड़ियों से अलग बनाती है। और जब भी उन्हें मौका मिलता था तो वो सारे गोल खुद नहीं करते थे, बल्कि गेंद को गोल के पास जो भी खिलाड़ी मौजूद होते थे उन्हें वो उसे पास कर देते थे ताकि उस गोल को करने का श्रेय उसे मिल जाए। तो यहाँ यही बात लिखी गई है कि मेजर ध्यानचंद अपने आप से पहले दूसरों को रखते थे। सोच विचार के लिए संस्मरण को एक बार पढ़िए और निम्नलिखित के बारे में पता लगाइए और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ध्यानचंद की सफलता का क्या रहस्य था? जैसा कि मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व कर दिया, आप यहाँ से देखकर इसे पूरा करें। ध्यानचंद की सफलता का क्या रहस्य था? तो ध्यानचंद जी की सफलता का रहस्य था कि वे खेलते समय इस बात का ध्यान रखते थे कि हार या जीत उनकी नहीं बल्कि पूरे देश की है। इसी खेल भावना के कारण ध्यानचंद पूरे देशवासियों के दिल में अपना जगह बना पाए और देशवासी उन्हें हॉकी का जादूगर नाम से पुकारने लगे। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। किन बातों से ऐसा लगता है कि ध्यानचंद स्वयं से पहले दूसरों को रखते थे? किन बातों से ऐसा लगता है कि ध्यानचंद स्वयं से पहले दूसरों को रखते थे? सन 1936 में बर्लिन ओलंपिक में ध्यानचंद को कप्तान बनाया गया और यही वो समय था जब उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाने लगा। इसका मतलब यह नहीं था कि सारे गोल ध्यानचंद ही करते थे। उनकी हमेशा यही कोशिश रहती थी कि गेंद को गोल के पास ले जाकर अपने किसी साथी खिलाड़ी को दे दे ताकि उसे गोल करने का श्रेय मिल जाए। इससे हमें पता चलता है कि ध्यानचंद स्वयं से पहले दूसरों को रखते थे। धन्यवाद। संस्मरण की रचना। उन दिनों में पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेला करता था। इस वाक्य को पढ़कर ऐसा लगता है मानो लेखक आपसे यानी पाठक से अपनी यादों को साझा कर रहा है। ध्यान देंगे तो यह पाठ ऐसी और भी अनेक विशेष बातें आपको दिखाई देगी। इस पाठ को एक बार फिर से पढ़िए। तो बच्चे इस पाठ को फिर से एक बार पढ़ सकते हैं। अपने अपने समूह में मिलकर संस्मरण की विशेषता की सूची बनाइए। अपने समूह की सूची को कक्षा में सबके साथ साझा कीजिए। शब्दों के जोड़े विभिन्न प्रकार के। जैसे जैसे मेरे खेल में निखार आता गया वैसे वैसे मुझे तरक्की भी मिलती गई। इस वाक्य से जैसे जैसे और वैसे वैसे शब्दों को जोड़ें और जिनमें एक ही शब्द 2 बार उपयोग में लाए गए हैं ऐसे सब जोड़ों को शब्द युग्म कहते हैं। शब्द युग्म 2 शब्दों के बीच में एक छोटी सी रेखा लगाई जाती है जिसे योजक चिन्ह भी कहते हैं। योजक यानी जोड़ने वाली। जैसे मैथ में लोग कहते हैं ना योग करना, तो योग का मतलब क्या होता है? ऐड करना 2 नंबर को। उसी तरह से 2 शब्दों को जोड़ने वाली चिन्ह एक छोटी सी चिन्ह है जिसे हम योजक चिन्ह कहते हैं। आप भी ऐसे 5 युग्म लिखें। खेल के मैदान में धक्का मुक्की और नोक झोंक की घटना होती रहती है। इस वाक्य में आपको 2 शब्द युग्म दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इन शब्द युग्मों के दोनों शब्द भिन्न हैं, एक जैसे नहीं है। आप भी ऐसे 5 शब्द युग्म लिखें जिनमें दोनों शब्द भिन्न हैं। जैसे हार या जीत मेरी नहीं बल्कि पूरे देश की है। आज मैं जहाँ भी जाता हूँ बच्चे व बूढ़े मुझे घेर लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे अच्छा बुरा, छोटा बड़ा, अमीर गरीब, उत्तर दक्षिण, गुरु शिष्य। यहाँ आपको दिया गया है, आप इसे लिख सकते हैं। इन वाक्यों में जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची है उन्हें ध्यान से पढ़िए। हम इन वाक्यों को योजक की सहायता से भी लिख सकते हैं। हार जीत, बच्चे बूढ़े आदि। आप नीचे दिए गए वाक्यों को योजक की सहायता से लिख रहे हैं। यहाँ लिखा है अच्छा या बुरा, तो हम लिखेंगे
अच्छा बुरा, उत्तर और दक्षिण तो कैसे लिखेंगे? योजक की सहायता से उत्तर दक्षिण। छोटा या बड़ा तो लिखेंगे छोटा बड़ा। गुरु शिष्य, अमीर गरीब, अमृत विष। बात पर बल देना, मैंने तो अपना बदला ले ही लिया, मैंने तो अपना बदला ले लिया है। इन दोनों वाक्यों में क्या अंतर है, ध्यान दीजिए और बताइए, सही पहचाना। दूसरे वाक्य में एक शब्द कम है, उस एक शब्द के न होने से वाक्य के अर्थ में थोड़ा अंतर आ गया है। हम अपनी बात पर बल देने के लिए कुछ विशेष शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे ही, भी, तो आदि। पाठ में से इन शब्दों वाले वाक्यों को चुनकर लिखिए। ध्यान दीजिए कि यदि उन वाक्यों में से ये शब्द न होते तो उनके अर्थ पर इसका क्या प्रभाव पड़ता। पाठ से आगे आपकी बात। ध्यानचंद के स्थान पर अगर आप होते तो आप अपना बदला लेते? यदि हाँ तो बताइए आप कैसे लेते और बदला किस प्रकार लेते? ये आप अपने ढंग से लिखें बच्चों अपनी कॉपी में। आपको कौन कौन से खेल और कौन कौन से खिलाड़ी सबसे अधिक अच्छे लगते हैं और क्यों? जो भी खिलाड़ी आपको पसंद है उसका नाम आप अपने उत्तर पुस्तिका में लिखें। समाचार पत्र से, क्या आप समाचार पत्र पढ़ते हैं? समाचार पत्रों में प्रतिदिन खेल के समाचार का एक पृष्ठ प्रकाशित होता है। अपने घर या पुस्तकालय में पिछले सप्ताह के समाचार पत्र को देखिए, अपनी पसंद का एक खेल समाचार अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। मान लीजिए कि आप एक लेखक संवाददाता हैं और किसी खेल का आंखों देखा प्रसारण कर रहे हैं। अपने समूह के साथ मिलकर कक्षा में उस खेल का आंखों देखा हल प्रस्तुत कीजिए। संकेत, इस कार्य में आप आकाशवाणी या दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले खेल प्रसारणों की कमेंट्री की शैली का उपयोग कर सकते हैं। बारी बारी से प्रत्येक समूह कक्षा में सामने डेस्क या कुर्सी पर बैठ जाए और 5 मिनट के लिए किसी खेल के सजीव प्रसारण की कमेंट्री का अभिनय करेगा। डायरी प्रारंभ। कुछ लोग प्रतिदिन थोड़ी थोड़ी बातें किसी स्थान पर लिख लेते हैं, जो वे सोचते हैं या जो उनके साथ उस दिन हुआ या जो उन्होंने देखा, उसे ईमानदारी से लिख लेते हैं और टाइप कर लेते हैं। इसे डायरी लिखना कहते हैं। क्या आप भी अपने मन की बातों और विचारों को लिखना चाहते हैं? यदि हाँ तो आज से ही प्रारंभ कीजिए। आप जहां लिखें वह माध्यम चुनें। आप किसी लेखक पुस्तिका में या ऑनलाइन मंच पर लिख सकते हैं। आप प्रतिदिन कुछ दिनों में एक बार या जब कुछ लिखने का मन करे तब लिख सकते हैं। शब्द या वाक्यों की कोई सीमा नहीं है, चाहे 2 वाक्य में लिखें या 2 पृष्ठ में लिखें। आप जो मन में आए उसे उचित और शालीन शब्दों में लिखना शुरू करें और शब्दों में लिख सकते हैं। आज की पहेली, यहाँ एक रोचक पहेली दी गई है। इसमें आपको 3 खिलाड़ी दिखाई दे रहे हैं। आपको पता लगाना है कि कौन से खिलाड़ी द्वारा गोल किया जाएगा। तो यहाँ एक पिक्चर दी गई है, ये आप स्वयं करें झरोके से। अपने भारत के राष्ट्रीय खेल हॉकी के बारे में बहुत कुछ बात की होगी। अब हम हॉकी जैसे अनोखे खेल के बारे में पढ़ेंगे, जैसे आप जैसे लाखों बच्चे अपनी गली मोहल्ले में खेलते हैं। इस खेल का नाम है डांडी या गोथा। यह भी बिलाला बच्चों का खेल है। डांडी या गोथा शब्द का अर्थ एक ही है, खेलने की हाथ लकड़ी। देखा जाए तो यह खेल काफ़ी कुछ हमारे राष्ट्रीय खेल हॉकी जैसा है। अंतर बस इतना है कि हॉकी में गोल करने के लिए गोल पोस्ट होते हैं, जबकि इस खेल में ऐसा कोई निर्धारण नहीं है। दूसरा अंतर यह है कि भील बिलाला बच्चों की एक गेंद हॉकी की अपेक्षा एकदम साधारण होती है। एक बांस की बनी होती है, बांस की बनी होती है। खेल सामग्री, बांस के गुट्टे की गेंद जिसे दुईत कहते हैं। गोथा यानी अंग्रेजी के एल अक्षर की तरह नीचे से मुड़ी हुई बांस की डंडी। राख के खेल के मैदान में सीमांकन करना और घेरे के भीतर एक छोटा सा वृत्त बनाना। कैसे खेलें? वैसे तो इसे चाहे जितने खिलाड़ी खेल सकते हैं, मगर दोनों दलों में कम से कम 2 खिलाड़ी हों। टॉस कर जीतने वाले दल खेल प्रारंभ करेगा। गेंद को छोटे घेरे या वृत्त में रखना। हमला करने वाले दल के खिलाड़ी खेल प्रारंभ होते ही बॉल को पीटते हुए बचाव दल के दायरे से दूर तक ले जाना चाहते हैं। दोनों दलों के एक खिलाड़ी अपनी अपनी तरफ से डी में खड़े रहते हैं। वे प्रयास करते हैं कि गेंद रेखा पार ना करे। खिलाड़ी डांडी या गोथा के दोनों ओर से खेल सकते हैं, जबकि ऐसी सुविधा हॉकी के खेल में नहीं है। बाकी सारा खेल हॉकी के खेल के समान होता है। प्रश्न उठता है कि इस खेल में गोल पोस्ट नहीं होते यानी गोल करने का मामला नहीं बनता, तो हार जीत का निर्णय कैसे किया जाता है? उत्तर यह है कि जो दल गेंद को अधिक से अधिक बार विरोधी के पाले से धकेलता है वही बलवान और इसलिए उसी का विजयी भी। खेल के 2 विशेष नियम हैं। पहला, गेंद को शरीर के किसी भी अंग से ना छूना, ना रोकना। दूसरा, गेंद को हवाई शॉट न मारना और न उसे हवा में शॉट खेलकर साथी खिलाड़ी को पास देना। बाकी लकड़ी से आप गेंद को रोक सकते हैं या हिट कर सकते हैं। जैसा कि बता चुके हैं, 2 दल बीच की रेखा को पार करके विरोधी दल के क्षेत्र में अधिक से अधिक दबाव या प्रवेश बनाए रखता है, वह विजयी होता है। विशेष, यह खेल होली का त्यौहार आने के कुछ दिनों पहले खेला जाता है। अतः अंत में जिस दिन होलिका जलाई जाती है उस दिन ये दुईत या गोथे गेंद और डंडे को आग में डाल दिए जाते हैं। साझी समझ, आपने इस खेल के नियम पढ़कर अच्छी तरह समझ लिए हैं। अब अपने मित्रों के साथ मिलकर डांडी या गोथा खेल खेलिए। आप भी डांडी या गोथा जैसे अनेक स्वदेशी खेल अपने मित्रों के साथ मिलकर अपने विद्यालय, घर या मोहल्ले में खेलते होंगे। अब आप ऐसे ही किसी एक खेल के नियम इस प्रकार से लिखिए कि उन्हें पढ़कर कोई भी बच्चा उस खेल को समझ सके और खेल सके। खोजबीन के लिए नीचे ध्यानचंद जी की विषय में कुछ सामग्री दी गई है। फिल्में, साक्षात्कार आदि इन्हें पुस्तक में दिए गए QR कोड की सहायता से देखें और समझें। हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद, प्रेरक गाथाएं। हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद, ओलंपिक मेजर ध्यानचंद से साक्षात्कार। या QR कोड को स्कैन कर बच्चे आप अपने मोबाइल पर देख सकते हैं।